मनकपुर नाम के एक गांव में सुजाता नाम की औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। सुजाता के पति का निधन 2 साल पहले ही हो गया था। इस गम से वो उभर नहीं पाई और खुद भी बीमार रहने लगी और आज धीरे धीरे इस हालत पर आ गई कि वो चारपाई से भी उठ नहीं पा रही थी। उसे अपनी दोनों बेटियों की बहुत चिंता हो रही थी। उसकी दोनों बेटियां मानसी और नैन्सी दिन रात अपनी माँ की सेवा कर रही थीं। माँ, तू अपने दिल में लेकर तो आ, तुझे ठीक होना है। हम दोनों के लिए ठीक होना है। पिताजी के चले जाने के बाद एक तू ही है हमारे पास। मेरी बेटियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लग रहा है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसे तो मत बोल माँ, तुझे कुछ नहीं होगा। देख लेना, तू ठीक हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं इस चिंता में घुल घुल कर यहाँ तक पहुंच गई हूँ कि दो दो लड़कियों की जिम्मेदारी है मेरे सर पर। ले देकर एक अंगूठी और कुछ रुपए उस अलमारी में रखे हैं। मेरे बच्चों, अपना ध्यान रखना। ये कहते कहते सुजाता की सांसें उखड़ने लगी और पल भर में वो अपनी दोनों बेटियों को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आस पड़ोस के लोगों के आने के बाद दोनों बहनें अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके जब घर आती हैं, गले लगकर खूब रोती हैं। हम अनाथ हो गए मेरी बहन, हम अनाथ हो गए। दीदी, दीदी, अब हम क्या करेंगे? क्यों हमारी माँ को भग क्यों हमारी माँ को भगवान ने छीन लिया? इससे तो अच्छा होता हमें भी अपने पास बुला लेते। दोनों बहनें और जोर जोर से रोने लगती हैं। पड़ोस में रहने वाली जानकी दोनों को खाना देकर चली जाती है, पर माँ के गम में वो दोनों खाने को ऐसे ही छोड़कर सो जाती हैं। सुजाता के चले जाने के बाद उस घर में बस एक गाय, एक अंगूठी और कुछ रुपए थे और उनके सामने सारा जीवन। घर में रखे हुए राशन से कुछ दिन आराम से निकल जाते हैं, लेकिन फिर दोनों को अपने जीवन यापन की चिंता सताने लगती है। नैन्सी, मैंने तो अभी अपनी 12वीं खत्म की है। इतने कम पढ़े लिखे को तो कहीं नौकरी भी नहीं मिलती। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 पैसे घर में रखे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे तो हम दोनों क्या करेंगे? ये बात तो बिल्कुल ठीक है दीदी। फिर हम दोनों क्या करेंगे? पर सच बताऊं दीदी, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है और बगैर खाना खाए मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। आहा, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई हूँ। आलू उबाल के रखे हुए हैं, तू बैठ, मैं पराठे बना देती हूँ। मानसी अपने और नैन्सी के लिए आलू के पराठे बनाती है। फिर वो कटोरियों में दही डालकर खाने के लिए बैठ जाती है। आधा पराठा खाते ही नैन्सी के दिमाग में एक विचार आता है। दीदी, मैंने सोच लिया है, हम लोग नौकरी नहीं करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। अपना काम? तुझे पता भी है अपना काम शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए? और टैलेंट भी। टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है दीदी, बस जरूरत है थोड़े से पैसे की। अच्छा, तो जरा मुझे बता, कौन सा टैलेंट है जो हमें कूट कूट कर भरा हुआ है? दीदी, खाना बनाने का टैलेंट। मुझे अभी अभी ख्याल आया कि आप इतने स्वादिष्ट पराठे बनाते हो। गाय माता हमारे पास है ही, हम लोग देसी घी के पराठे बनाएंगे, साथ में दही भी देंगे और जिन लोगों को चाय के साथ लेने हैं उनके लिए चाय बनाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ, आइडिया तो मेरी बहन तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग गांव में रहते हैं, शहर में नहीं। गांव के लोगों के घरों में तो ऑलरेडी शुद्ध घी होता है, भला वो हमारे पराठे क्यों खाने लगे? नैन्सी फिर बहुत सोच विचार करने लगती है। फिर वो अपनी बहन से बोलती है कि जो हमारे गांव के पास रेलवे स्टेशन है, हम लोग वहां पराठे लगाएंगे। मानसी को नैन्सी का आइडिया अच्छा लगता है। दोनों बहनें पैसे गिनती हैं, तो पैसे पूरे नहीं थे और वो अंगूठी माँ की आखिरी निशानी थी। नैन्सी, हम अपनी गाय का बहुत ख्याल रखेंगे
और उसे जो दूध मिलेगा उससे हम लोग अच्छी दही तैयार करेंगे और शुद्ध घी के पराठे बनाएंगे। साथ में चटनी भी रख देंगे और वो भी पारंपरिक सिलबट्टे पर बनी हुई। मैं एक काम करती हूँ, माँ की अंगूठी को सुनार के पास गिरवी रख देती हूँ। जब हमारे पास पैसे होंगे, हम माँ की अंगूठी को छुड़ा लेंगे। अगले दिन दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वो अपने लिए एक जगह पसंद करती हैं और फिर वहां एक ठेले पर सामान बेचने वाले के पास जाकर, चाचा, ये रेलवे स्टेशन तो काफी व्यस्त रहता है। अगर यहाँ पर कोई काम शुरू किया जाए तो क्या वो चलेगा? देखो बेटा, मैंने तो अपनी जिंदगी में यही सब सीखा है कि अगर नीयत साफ हो तो काम कहीं भी चल सकता है। यहाँ पर 4 समय गाड़ी रुकती है। बहुत से यात्री यहाँ से दूसरे स्टेशन के लिए रेल पकड़ते हैं या तो फिर वापस उसी ट्रेन में सफर करते हैं। तुम तो देख ही रही हो, इस स्टेशन पर 1-2 ही दुकानें हैं। अगर तुम काम करना चाहती हो तो कर सकती हो। चाचा, इतना बता दिया है तो ये भी बता दो, यहाँ पर अगर रेहड़ी खड़ी करें तो कोई उठाकर तो नहीं ले जाएगा? बेटी, तुम एक काम करना, वो वाला खंबा देख रही हो, उस खंबे के साथ अपनी गाड़ी खड़ी कर लेना और उसे चेन के साथ खंबे से बांध लेना। रोज रोज तो तुम यहां से वहां सामान नहीं ढोगी। वैसे पूछ सकता हूं, तुम कौन सा व्यापार करने की सोच रही हो? हम सोच रहे हैं कि हम पराठे बेचने का काम शुरू करें, क्योंकि हमें यही आता है। हाँ हाँ, तुम ये काम शुरू कर सकती हो। वैसे भी इस स्टेशन पर एक वही समोसे वाला बैठता है और उसके पास काफी भीड़ रहती है। तुम इस समय भी देख सकती हो, देखो कितने लोग उसकी दुकान पर खड़े हैं। समोसे वाले की दुकान को देखने के बाद दोनों बहनें खुश हो जाती हैं कि हाँ, पराठे भी बिक जाएंगे। कुछ दिन बाद ही वो एक सुंदर सी रेहड़ी तैयार करके खंबे के साथ बांध देती हैं। घर के बने हुए शुद्ध देसी घी और दही से बने रायते के साथ में आलू और गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देती हैं। नैन्सी रेहड़ी के ऊपर लिख देती हैं कि घर के बने शुद्ध घी के पराठे। दोनों बहनें सारा सामान सुंदर और साफ तरीके से रख देती हैं और रेल के आने का इंतजार करती हैं। जैसे ही रेल रुकती है, लोगों का हुजूम रेल से बाहर निकलना शुरू होता है और खाने पीने की चीजें ढूंढने लगता है। ज्यादातर लोग समोसे वाले के पास जाते हैं। मानसी और नैन्सी सब्र के साथ अपनी रेहड़ी के पास खड़ी थीं। तभी एक परिवार उनके पास आता है। कौन कौन से पराठे हैं और कितने के देती हो? आलू और गोभी के पराठे हैं साहब, घर के बने मसाले, देसी घी और रायते के साथ। और आपको अगर चाय चाहिए तो चाय भी बन जाएगी। 20 के 2 पराठे। सर, आप हमारे पहले कस्टमर हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको खाना पसंद आया? वो आदमी अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, तुम पसंद की बात करती हो। मैं कहती हूँ, मैंने इतने लाजवाब पराठे अपनी जिंदगी में नहीं खाए। बहुत ही अच्छे पराठे थे। तुम देख लेना, तुम बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? फिर वो परिवार चाय के लिए भी बोल देता है। नैन्सी फटाफट चाय बनाती है और उन चारों को दे देती है। चाय भी बहुत ही स्वादिष्ट थी, क्योंकि वो गाय के दूध की बनी चाय थी। 120 रुपए पहली कमाई पाकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। तभी वहां पर पराठे बनते देखकर कुछ लोग पराठे खाने के लिए आ जाते हैं। 20 के पराठे, वो भी देसी घी के। सुनकर लोगों के मुंह में पानी आ गया और जब उन्होंने पराठे खाए तो उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लगे। थकान मिटाने के लिए सब लोगों ने चाय भी पी ली। दोनों बहनें बहुत खुश थीं। 45 मिनट रुकने के बाद ट्रेन वापस वहां से चल दी। मानसी और नैन्सी अपने गले में देखती हैं तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू थे। वो फिर जल्दी जल्दी बिखरे हुए सामान को सही तरीके से रख देती हैं और दूसरी ट्रेन का आने का इंतजार करने लगती हैं। तभी वो आदमी उनके पास आकर बोलता है, जिनसे उन्होंने सलाह ली थी। मैंने देखा लोगों ने तुम्हारे पराठे बड़े खुश होकर खाए। तुम जल्द ही कामयाब हो जाओगी। स्वाद इंसान को कहीं भी खींच लाता है। चलो भाई, मैंने देखा बहुत से लोगों ने पराठे खाए हैं। अब तो आलू के पराठे तुम मेरे लिए भी बना दो। हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं, बढ़िया सी मस्त चाय भी पिलाती हूँ।
वो आदमी पराठे खाने के बाद में उन दोनों को बोलता है कि सचमुच में तुम्हारे बनाए हाथों के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और उसके बाद ये गरम गरम चाय तो सोने पर सुहागा है। किंतु उसी स्टेशन पर एक आदमी आज अपने ग्राहकों को किसी और दुकान पर जाता हुआ देखकर थोड़ा सा चिढ़ जाता है, और वो था वो समोसे वाला। कौन है ये दोनों लड़कियां? बड़े शुद्ध घी के पराठे बेच रही हैं। ट्रेन से उतरने वाला हर ग्राहक हमारा हुआ करता था, किंतु आज मैंने देखा कि उसकी रेहड़ी पर भी अच्छी खासी भीड़ थी, और वो भी पहले दिन। साहब, ये मनकपुर की लड़कियां हैं। बेचारी अनाथ हैं, गुजारे के लिए यहाँ पर पराठे बेचने आती हैं। बेचारी? अरे कहाँ की बेचारी? धंधे में जो भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए वही तुम्हारा दुश्मन है। लगता है मुझे अपने समोसे के साथ साथ पराठे का काम भी शुरू करना चाहिए। क्या मालिक, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? वो लड़कियां तो थोड़े दिन काम करेंगी, फिर शादी करके कहीं और चली जाएंगी। आपने पहले भी तो पराठे शुरू किए थे, लेकिन याद है ना कितना नुकसान हुआ था। आप समोसे अच्छे बनाते हो साहब, वही बनाओ। उधर शाम तक दोनों बहनें पराठे बेचकर अपना सारा सामान खत्म कर चुकी थी, पर पहले दिन की कमाई से भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे रोज अब उनके पराठे काफी फेमस हो गए। जो लोग पराठे खाकर गए हुए थे, वो वापसी में जब भी सफर करते तो यहाँ के पराठे जरूर खाते। और तो और वो अपने रिश्तेदारों को, जो उसे स्टेशन पर उतरने वाले होते थे, उन्हें भी कहते थे कि कभी वहां से गुजरो तो उनके पराठे जरूर खाना। मानसी और नैन्सी दोनों बहनें अच्छी तरह अपने काम को संभालते हुए आगे बढ़ने लगी, और एक समय ऐसा आया कि उन दोनों की फोटो उनके काम के साथ अखबार में छपी कि दो अनाथ बहनों ने अपनी कड़ी मेहनत से अपना एक सफल व्यापार खड़ा कर लिया है। और फिर एक दिन दोनों बहनें सुनार के पास जाकर अपनी माँ की अंगूठी वापस ले आती हैं। मेरी बहन, सही मायनों में आज हम लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली है, क्योंकि हम अपनी माँ की आखिरी निशानी को घर ले आए हैं। दोनों बहनें खुशी खुशी गले लग जाती हैं और अपनी माँ की अंगूठी को देखने लगती हैं। बरखा और रोशनी के ऊपर से उनके माता पिता का साया उठ चुका था। दोनों बहनें अपने मामा मामी के पास रहती थी। वैसे तो उनके मामा मामी दोनों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके मामा बहुत गरीब थे। अचानक से आए इस खर्च को वो संभाल नहीं पा रहे थे। उनके अपने भी खुद के 2 बच्चे थे। इस तरह एक भरा पूरा परिवार हो गया था। रोशनी और बरखा काफी बड़ी थी, इसलिए उसके मामा मामी को उन दोनों की शादी की चिंता भी सता रही थी। एक दिन मामा मामी दोनों बात कर रहे थे, तभी बरखा उनकी बात सुन लेती है। बरखा और रोशनी है तो हमारी ही बच्चियां, लेकिन उन दोनों की शादी की फिक्र मुझे रात दिन सताई जाती है। हम लोगों की आमदनी भी इतनी नहीं है, और अगर ज्यादा दिन घर में बिठाकर रखेंगे तो सब लोग कहेंगे कि लड़की की शादी नहीं करना चाहते। मैंने अपने ऑफिस में बात की थी, लेकिन अभी तो मेरा दूर दूर तक भी सैलरी बढ़ने का कोई चांस नहीं है। न जाने इन दोनों लड़कियों की किस्मत में क्या है। मामा मामी की बात सुनकर बरखा रोशनी के पास आकर बोलती है, सच में रोशनी, हमारे मामा मामी कितने अच्छे हैं। तुम्हें पता है, अभी वो हम दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे। सचमुच में हमने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। घर के खर्चे कितने बढ़ गए हैं हम दोनों के आने से। इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। हमें भी मामा मामी का हाथ बटाना चाहिए। मैंने अपनी 1-2 सहेली को नौकरी के लिए बोला हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी नौकरी कहाँ मिलती है, तू तो जानती है। क्यों ना फिर हम लोग अपना काम शुरू करें। अपने काम में तो बहुत पैसे लग जाएंगे। अगर इतने पैसे हमारे पास होते तो फिर बात ही क्या थी। तू भी ना रोशनी, हमेशा बड़े खर्चे के बारे में सोचती है। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग भी मोमोज की अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लें। हम दोनों तो कितने अच्छे मोमोज बनाती हैं। कह तो तू सही रही है, लेकिन क्या मामा मामी इस बात के लिए राजी होंगे? मामा मामी को ये तो पता ही है ना कि हमारे बाबा भी मोमोज का काम किया करते थे, तो हमें अच्छे मोमोज बनाने आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मना करेंगे। एक बार बात तो कर ही लेते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें अपने मामा मामी के पास जाती हैं। मामा मामी, हम दोनों आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ मेरे बच्चों, बोलो क्या चाहिए। नहीं मामा, कुछ नहीं चाहिए। बस हम तो आपसे बात करने आए थे। क्या हम लोग कोई काम शुरू कर लें? ये अचानक से बैठे बैठे आए, क्या ख्याल आ गया है? कोई जरूरत नहीं है कोई काम वाम करने की। तुम्हारा मामा मर गया है क्या? भगवान न करे मामा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। वैसे ही हमारे सर पर माँ बाप का साया नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र 100 साल हो।
खुलकर बताओ, तुम दोनों आखिर कहना क्या चाहती हो? क्या हमने तुम्हारी किसी चीज में कोई कमी की है? नहीं मामी, तुमने तो सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार किया है, लेकिन अब ये हमारा भी घर है और हम दोनों चाहती हैं कि हम अपना कोई छोटा सा काम करें। अच्छा, तो तुम दोनों ने ये सोचा कि तुम्हारे मामा तुम्हें पाल नहीं सकते, इसलिए तुम अपना कोई काम करो। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी सोचने की। तभी मामा मामी के दोनों बच्चे भी वहां आ जाते हैं। मामी की बड़ी बेटी बरखा की उम्र की थी। बात सुनने के बाद वो भी अपने मम्मी पापा से कहती है, पापा एक बार दोनों की बात तो सुन लो। उन्होंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की और आपने उन्हें चुप कर दिया। अच्छा बताओ क्या कहना चाहती हो। तब बरखा और रोशनी अपने मामा मामी को मोमोज वाली बात बताती हैं कि वो दोनों मिलकर एक मोमोज की छोटी सी दुकान खोलना चाहती हैं। ये सुनने के बाद मामी तो इस बात के लिए हामी भर देती है, लेकिन मामा नहीं मानते और गुस्से में दोनों को चुपचाप घर में बैठने की सलाह देकर चले जाते हैं। मम्मी, मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। आखिर फूफा जी के मोमोज भी तो कितने फेमस थे और बरखा और रोशनी तो उनकी मदद भी करती थी, इसलिए इन्हें ये काम आता है। सीखने की भी जरूरत नहीं है, बस अपना काम चालू करने की जरूरत है। और नहीं तो क्या, काम शुरू करने में क्या बुराई है। चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। वैसे नहीं चलेगा इसके चांस बहुत कम है, क्योंकि मेरे इतने सारे दोस्त हैं और मैं उन लोगों को बता दूंगा, फिर वो अपने और दोस्तों को बता देंगे। कुछ भी कहो, काम तो चल ही जाएगा। बरखा दीदी, रोशनी दीदी, आप लोग पापा की बात को इतना सीरियसली मत लो और अपना काम शुरू करने के बारे में सोचो। बुराई तो कुछ भी नहीं है। हाथों में हुनर है तो फिर काम करने में बुराई क्या है? ऐसा करते हैं, हम सब लोग मिलकर तुम्हारे मामा को मना लेंगे और हम भी मदद करेंगे। इस तरह हम भी अपना एक कोई काम शुरू कर लेंगे। सब लोगों का सपोर्ट मिलने से रोशनी और बरखा दोनों बहुत खुश थे। उन्हें कई दिन अपने मामा को मनाने में लग गए और आखिर में मामा मान गए। जगह ढूंढने का काम मामा के बेटे ने किया। बरखा और रोशनी जब उस जगह को देखने गए तो दोनों खुश हो गए, क्योंकि वो जगह बिल्कुल मौके पर थी। आने जाने वाले लोगों की काफी भीड़ थी। तभी वहां एक दादा टाइप आदमी आता है। कई दिनों से मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, इधर आते हो, इधर उधर देखते हो, फिर चले जाते हो। क्या इरादा है तुम्हारा? अगर यहाँ कोई दुकान खोलने का सोच रहे हो तो तुम्हें उसके लिए पहले मुझे पैसे देने होंगे, और वो भी पूरे 10,000 रुपए। हम तुम्हें क्यों पैसे देंगे? इस जगह पर तो कोई भी अपनी दुकान खोल सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई रूल भी नहीं है। और तुम होते कौन हो हमें काम न करने देने वाले? लगता है तुम लोगों को समझ में नहीं आया। मैंने कहा ना 10,000 दो और यहाँ पर काम शुरू करो। ये सुनकर वो तीनों घर आ जाते हैं। मामा को जब ये बात पता चलती है तो वो अगले दिन उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तुम ही थे ना जिसने कल बच्चों को डरा धमकाकर यहां से भगा दिया? हाँ, मुझसे बात करो। कौन से 10,000 रुपए चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ कौन से कागज साइन करने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ के गुंडे हो सकते हो, लेकिन अगर बच्चों को परेशान किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मामा तेज तेज से बोल रहे थे, तभी आसपास के कुछ लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो आदमी सब लोगों को इकट्ठा हुआ देखकर वहां से भाग जाता है। अब वो वापस कभी नहीं आएगा। तुम लोग अपने काम को शुरू करने की तैयारियां करो। अगले दिन ही बरखा और रोशनी वहां पर अपनी मोमोज की एक छोटी सी दुकान खोल लेती हैं। उनके मामा का लड़का अपने सभी दोस्तों को बुला लाता है। अचानक से मोमोज की दुकान पर इतनी सारी भीड़ देखकर लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है और वो लोग भी मोमोज लेने के लिए वहां पर लाइन में लग जाते हैं। देखा दीदी, मेरा आइडिया काम कर गया। आज ही पहले दिन कितनी लंबी लाइन लगवा दी है मैंने। बस मोमोज बहुत अच्छे और चटपटे चटनी के साथ होने चाहिए। बाबा से सीखे हुए हैं मोमोज और चटनी। फिर दोनों बहनें जल्दी जल्दी सब लोगों को मोमोज और चटनी डालकर देने लगी। कुछ लोग वहां पर खड़े होकर खा रहे थे और कुछ लोग पैक कराकर ले जा रहे थे। जो वहां पर खड़े होकर खा रहे थे वो बहुत तारीफ करते हैं। मामा के लड़के के सब दोस्त वाह वाह कर उठते हैं। शाम को अपना सारा काम समेट कर जब दोनों बहनें घर आती हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा ना? उस आदमी ने परेशान तो नहीं किया? इन गुंडे लोगों का काम ही यही होता है। जहां गरीब इंसान देखते हैं उन लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। नहीं मामा जी, वो तो कहीं तक भी दिखाई नहीं दिया। और ये लो आज के पैसे। नहीं मेरे बच्चों, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुम इन्हें अपने पास ही रखो और ध्यान से काम करना और दिल लगाकर। मामी, मामा तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। ये पैसे आप अपने पास रखो। अगर माँ बाप होते तो हम उन्हीं के पास ये पैसे रखते ना। मामी पैसे ले लेती हैं और दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। मामा मामी के दोनों बच्चे भी बहुत खुश थे। वो बरखा और रोशनी को पूरा सपोर्ट करते हैं। अब रोशनी और बरखा की मोमोज की दुकान अच्छी चल पड़ी थी। शाम होते ही उनके पास भीड़ लग जाती। दोनों बहनों को 9-10 बजे तक बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती थी। जब घर आने का समय होता तो मामा का लड़का उन लोगों को लेने के लिए पहुंच जाता।
धीरे धीरे उन लोगों का काम बहुत अच्छा चल पड़ता है और उनके पास में अच्छी खासी सेविंग भी हो जाती है। 1 साल बीत जाता है। तब एक दिन बरखा और रोशनी मामा से कहती हैं, मामा जी, जहां हम दुकान लगाते हैं उसके पीछे वो छोटी सी दुकान खाली हो गई है। हम सोच रहे हैं कि उसे हम किराए पर ले लें, क्योंकि जब बारिश आती है तो हम लोगों को अपना काम बंद करना पड़ता है। आप चलो हमारे साथ और उस दुकान वाले से बात करके देखो। हाँ, ये दिक्कत तो जरूर आती है, लेकिन तुम लोग सोच लो अच्छे से, मैं फिर बात कर लूंगा। दोनों बहनें अच्छे से सोच विचार कर चुकी थीं कि उन्हें अपनी छोटी सी मोमोज की दुकान खोल लेनी चाहिए, ताकि वो और अलग तरह तरह के मोमोज भी बना पाए, जो आजकल के समय में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। दोनों बहनों की बात सुनने के बाद मामा वहां जाते हैं और दुकान वाले से बात कर वो दुकान किराए पर ले लेते हैं। साफ सफाई और थोड़ी सी डेकोरेशन के बाद में बरखा और रोशनी अपनी दुकान खोल लेती हैं। आज दोनों बहनें बहुत खुश थी। शाम को जब वो घर आती है तो मामा का लड़का अपनी मम्मी पापा से कह रहा था, मम्मी पापा सब लोग जा रहे हैं मेरे कॉलेज से, और कोई घूमने फिरने का ट्रिप नहीं है, सीखने का ट्रिप है। दे दो ना 7,000 रुपए। 7,000 नहीं है बेटा मेरे पास, थोड़ी सी तो सैलरी है, उसमें घर भी चलाना पड़ता है। 7,000 तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करते? इतने सारे बच्चे तो जा ही रहे हैं, जब वो वापस आएंगे तो तुम उनसे पूछ लेना। ऐसा नहीं होता है मम्मी, कोई अपने नोट्स ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ा देता। तभी बरखा और रोशनी अंदर आती हैं और, हमारे भाई को इतना सोचना ही क्यों पड़ रहा है? एक काम कर, मैं 7,000 रुपए तुझे देती हूँ और तू अपनी ट्रिप पर जा। मामा मामी दोनों इस बात पर ऐतराज उठाते हैं, लेकिन फिर दोनों बहनें कहती हैं कि हम सब एक परिवार हैं और एक दूसरे की मदद करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरह दोनों बहनों ने अपनी मोमोज की दुकान खोलकर अपना और अपने मामा मामी के परिवार का बहुत ख्याल रखा। रानीपुर गांव में राम प्रसाद अपनी पत्नी कमला और बेटी शालू के साथ रहता है। राम प्रसाद गांव के जमींदार के घर में काम करता था। इस तरह उसका गुजारा चलता था। राम प्रसाद दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और शाम को जो कुछ भी वहां से मिलता वो अपने परिवार के साथ मिल बांटकर खा लेता था। जमींदार बहुत ही लालची और घमंडी इंसान था। वो अपने यहां काम करने वालों के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। किसी की तबीयत खराब हो तो भी वो उससे काम करवाता था। सर्दियां भी शुरू हो गई थी और कुछ समय बाद नया साल भी आने वाला था। राम प्रसाद को कभी कभी रात को खेतों में चौकीदारी के लिए सोना पड़ता था। राम प्रसाद के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, जिस वजह से एक बार राम प्रसाद को बहुत तेज बुखार आ गया था। तो वो उस दिन काम पर नहीं गया, तो जमींदार ने अपने एक आदमी को उसको बुलाने भेजा। मन मारकर रामप्रसाद को जमींदार के घर आना पड़ता है। रामप्रसाद को देखकर जमींदार कहता है, अरे भाई, यू कहा नाटक लगा रखो है? आज काम पे क्यों ना आया हो तू? मालिक, आज मुझे बुखार है, आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। या देखो, या बुखार है और आने की हिम्मत ना हो रही आकी। ये काम कौन करेगा? मुफ्त की रोटियां खाने को चाहिए का? नहीं मालिक, सच में हालत नहीं थी आज काम पर आने की। देख भैया राम प्रसाद, मो कोई नाटक न चाहिए। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला न खोल के राखी है। जिसका जब मन करे आ जा और जिसका जब मन करे चला जा। मैं सच कह रहा हूँ मालिक। नहीं मालिक, सच में। चुपचाप काम पे लग जा, मो न सुननी कुछ भी। रामप्रसाद जमींदार को बहुत बार समझाने की कोशिश करता है, पर जमींदार उसकी एक भी नहीं सुनता है। रामप्रसाद बुखार तेज होने की वजह से ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था, पर जमींदार के आगे उसकी एक न चली। रामप्रसाद को काम करने खेतों पर जाना पड़ा। खेतों पर काम करने की वजह से और कोई इलाज नहीं मिलने की वजह से रामप्रसाद की तबीयत बहुत ही खराब हो गई और एक दिन खेतों पर काम करते करते रामप्रसाद की मृत्यु हो गई। जमींदार को अब लोगों की वजह से उसकी पत्नी कमला को अपने यहां काम पर रखना पड़ा। जमींदार बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो कमला को काम पर रखे, पर मजबूरन उसे उसको अपने घर पर काम पर रखना पड़ा। कमला अब जमींदार के घर में नौकरानी का काम करती थी। जमींदार दिन भर उससे घर का सारा काम करवाता, 1 मिनट भी आराम नहीं करने देता था। कमला काम पर जाती थी तो उसकी बेटी शालू घर पर अकेली रह जाती थी। शालू अभी छोटी थी, जिस वजह से अकेले उसको घर में डर लगता था।
इसलिए एक दिन कमला शालू को भी जमींदार के घर ले गई। वहां जाकर वो शालू से कहती है, देख शालू, तू यहाँ आराम से बैठ, मैं घर का काम करके आती हूँ, तू यहाँ वहां मत जाना कहीं भी। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कमला वहां से चली जाती है। शालू को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ बैठे, तो वो इधर उधर घूमकर अपने बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी। जगह ढूंढते ढूंढते उसको जमींदार की बेटी का कमरा दिखा, जहां बहुत सारे खिलौने रखे थे। शालू ने कभी भी इतने सारे खिलौने नहीं देखे थे, तो वो जमींदार की बेटी के कमरे में चली गई और वहां जाकर उसके खिलौनों को निहारने लगी और कहती है, आहा, कितने सारे खिलौने हैं, और वो गुड़िया, वो तो बिल्कुल असली लग रही है। ऐसा कहकर शालू उस गुड़िया की तरफ जाती है कि तभी वहां जमींदार की बेटी संध्या आ गई और शालू को अपने कमरे में देखकर चिल्लाती है, कौन हो तुम, और तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मम्मी पापा, जल्दी आओ ना। ऐसा कहकर वो अपनी माँ और पिता को आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर जमींदार आता है और उसके चिल्लाने की वजह पूछता है। हाँ बेटी संध्या, काई कुछ चिल्ला रही है, कहाँ होगो? तब अपने पिता को देखकर संध्या कहती है, देखिए ना पापा, पता नहीं कौन है ये यहाँ मेरे कमरे में मेरी गुड़िया को छेड़ रही थी। इसने मेरी गुड़िया गंदी कर दी। संध्या की बात सुनकर शालू कहती है, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी गुड़िया नहीं छुई है, मैं तो बस देखने के लिए तुम्हारी गुड़िया के पास आई थी। मैंने तुम्हारी गुड़िया को नहीं छुआ है और ना ही गंदा किया है। कौन है तू और यहाँ कैसे आई मेरे घर में? उन लोगों की बहस सुनकर कमला जल्दी जल्दी वहां आती है और कहती है, मालिक, ये मेरी बेटी है शालू। वो ये अभी छोटी है ना, इसलिए घर पर अकेले डर जाती है, इसलिए आज मैं इसको भी अपने साथ लेकर आ गई। अरे तुम्हें मना करो ना मैंने, अपने बच्चे ने लेके यहाँ मत आया करो, अपने बच्चे ने लेके आ जाओ तुम। एक तुम ही बहुत ऊपर मेरे बोझ, एक तो ये तुम्हारी बेटी। इन्हें ये बोले कोने में अपने कान पे चुप लगा के बैठ जा, यहाँ वहाँ ना घूमे। कमला शालू को एक कोने में बिठाकर काम करने चली जाती है। काम करके वो लोग घर चले जाते हैं। रास्ते में वो लोग जब घर जा रहे थे तो वहां सड़क पर एक आदमी लॉटरी की टिकट बेच रहा था। शालू अपनी माँ से कहती है, मामा, हम लोग भी लॉटरी ले लेते हैं ना? नहीं बेटा, हम लोग क्या करेंगे लॉटरी लेकर? हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है जो हमारी ही लॉटरी निकल जाए। कोई बात नहीं माँ, ले लो ना एक लॉटरी का टिकट, क्या पता इस बार हमारी ही लॉटरी निकल जाए। शालू के इतना कहने पर कमला लॉटरी का एक टिकट खरीद लेती है। उस लॉटरी का परिणाम नए साल के दिन आना था। 31 दिसंबर को शालू अपनी माँ के साथ फिर से जमींदार के घर जाती है। वहां आज जमींदार की बेटी ने नए साल की पार्टी रखी थी अपने कुछ दोस्तों के साथ। शालू देखती है कि जमींदार की बेटी संध्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर केक काटती है, जिसे देखकर शालू अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी केक खाना है। रुक ना बेटा, पहले इन लोगों को खाने दे, जब बच जाएगा तो ये लोग हमें दे देंगे, तू चुपचाप खड़ी रह। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी चुपचाप उन लोगों को देखती है। जब वो लोग केक खा लेते हैं तो संध्या वो बचा हुआ केक अपने कुत्ते को खाने को दे देती है, जिसे देखकर शालू अपनी माँ से कहती है, क्या माँ, इन लोगों ने तो बचे हुए केक में से हमें कुछ भी नहीं दिया है, कुत्ते को पूरा केक दे दिया और हमें एक टुकड़ा तक नहीं दिया। ये लोग हम लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं माँ? ऐसा कहकर शालू रोने लगती है। तब कमला अपनी बेटी को चुप कराती है और फिर से घर के काम में लग जाती है। जब पूरा काम खत्म हो जाता है तो वो बचा हुआ थोड़ा सा खाना लेकर वहां से घर के लिए चले जाते हैं। घर पहुंचकर वो लोग वो खाना खाकर रात को घर के बाहर बैठ जाते हैं। उनकी गली में सब लोग नए साल के लिए बम और पटाखे जला रहे थे, जिसे देखकर शालू कहती है, मामा, मुझे भी पटाखे जलाने हैं, मुझे भी लाकर दो ना। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ढंग से खाना खा सके, फिर पटाखे कहाँ से लाएंगे? मेरे पास होते तो बेटी मैं जरूर लेकर आती तुम्हारे लिए। ठीक है माँ, तो क्या मैं गली में जाऊं बच्चों के साथ पटाखे जलाने? ठीक है, जा। शालू अपनी माँ से पूछकर गली में बच्चों के साथ पटाखे जलाने चली जाती है। वहां उसके पड़ोस का एक लड़का पटाखे जला रहा था, तो वो उससे कहती है,
मुझे भी अपने साथ पटाखा चलाने दो ना। नहीं, मैं क्यों दूं तुमको अपने पटाखे जलाने के लिए? तुम अपने पटाखे जलाओ। मेरे पास पटाखे नहीं है। तो जाकर अपनी माँ को बोलो ना, वो खरीद कर दे तुम्हें। जाओ यहाँ से, वरना मैं अपनी माँ को बोलकर तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। लड़के की ऐसी बात सुनकर शालू को बहुत ही दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, माँ हम लोग क्यों और लोगों जैसे नहीं है? हमारे पास पैसे क्यों नहीं है माँ? सब लोग हमको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो ना, कोई भी मुझे अपने साथ पटाखे नहीं जलाने दे रहा है। भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया माँ? ऐसा कहकर शालू जोर जोर से रोने लगती है। शालू को रोता देखकर कमला कहती है, रो मत मेरी बच्ची, भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। आज मेरे पास तुझे देने के लिए पटाखे नहीं है, पर तू देखना, मैं और मेहनत करूंगी और तुझे अगले साल नए साल के दिन नए कपड़े, केक और पटाखे सब दिलाऊंगी। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान इतना भी कठोर नहीं हो सकता। और कमला अपनी बेटी के आंसू पोंछकर उसको गले लगा लेती है। अगले दिन नया साल आ जाता है। शालू अपनी माँ को नए साल की शुभकामनाएं देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मंदिर जाते हैं। उसके बाद कमला काम करने जमींदार के घर जाती है और शालू भी आज कमला के साथ जाती है। वहां जाकर शालू एक कोने में बैठ जाती है। तभी वहां जमींदार की बेटी संध्या आती है और शालू को वहां बैठा देखकर उसको कहती है, अरे तू यहाँ बैठकर आराम कर रही है, ये ले मेरे जूते पॉलिश कर। ऐसा कहकर वो शालू को अपने स्कूल के जूते पॉलिश करने को दे देती है। शालू ने इससे पहले कभी भी जूते पॉलिश नहीं किए थे, तो वो कोशिश करती है जूते पॉलिश करने की, पर उससे सही से नहीं हो रहे थे। तो उसको देखकर संध्या कहती है, अरे तुमको तो पॉलिश करना भी नहीं आता, ऐसे कौन पॉलिश करता है? ऐसा कहकर वो शालू को एक जोर का चांटा मार देती है। चांटा इतनी जोर से लगा कि शालू के गाल पर संध्या के हाथ की उंगलियां छप गई। शालू जोर से रोने लगी, पर चुपचाप जूते पॉलिश करने लगी। शालू को चांटा मारने के बाद संध्या सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर देखने लगी और पास में बैठे अपने पिता से बोली, पापा, आपको पता है आज लॉटरी नंबर 9876 को 15 लाख का इनाम मिला है। मैंने बोला था ना आपको खरीद लो, पर आपने नहीं खरीदा ना। अब देखो वही नंबर की लॉटरी निकली है। पास में जूते पॉलिश कर रही शालू तुरंत जूते पॉलिश को छोड़कर अपने घर की तरफ भागती है। उसको भागते हुए देखकर संध्या चिल्लाती हुई कहती है, अरे ओए, काम को बीच में छोड़कर कहाँ भागकर जा रही है? रुक जा, ठहर जा, आना तू कल, तब बताऊंगी तुझको मैं। उधर शालू भागकर सीधे अपने घर जाती है और वहां जाकर अपनी लॉटरी के टिकट का नंबर देखती है। तो नंबर देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि ये उसी नंबर की टिकट थी जिस नंबर की आज लॉटरी निकली थी। वो खुशी से उछलती कूदती हुई जमींदार के घर जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ माँ, जल्दी आओ माँ। संध्या शालू को देखकर गुस्से से उसकी तरफ जाती है और फिर से उसको चांटा मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर इस बार शालू संध्या का हाथ पकड़ लेती है। शालू की आवाज सुनकर कमला भी वहां आ जाती है। अपनी माँ को देखकर शालू कहती है, माँ, अब तुमको इन बेकार और घटिया लोगों के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ए लड़की, तेरा का दिमाग खराब है? कहाँ बोल रही है? ए कमला, लगे है आके लड़की का दिमाग खराब होगा लगे। शालू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? माफी मांग मालिक से। ऐसा कहकर कमला जमींदार के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, मालिक माफ कर दो, बच्ची है अभी, मैं माफी मांगती हूँ शालू की तरफ से। हमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है माँ। देखो ना, हमारी 15 लाख की लॉटरी निकल गई है। भगवान ने हमारी सुन ली है, अब हम भी गरीब नहीं रहे। उसके बाद वो जमींदार और उसकी बेटी संध्या को कहती है, देखो, तुम लोगों को अपने पैसे पर बड़ा घमंड था ना, अब हमारे पास भी खूब पैसा आ गया है। भगवान ने सबको एक समान बनाया है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। ये तो तुम जैसे लोगों की सोच है। कब किसका समय बदल जाए क्या पता, इसलिए सबको इज्जत देनी चाहिए। अब देखो, हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं रही। ऐसा कहकर शालू अपनी माँ को लेकर वहां से चली जाती है। लॉटरी के इनाम के पैसों से उसकी माँ ने एक घर खरीद लिया और अपनी बेटी शालू के लिए नए कपड़े, केक और पटाखे खरीदे, क्योंकि उनका नया साल तो आज ही शुरू हुआ था। अब उनके गरीबी और दुख के दिन भी खत्म हो गए हैं।
शालू ने नए कपड़े पहनकर केक काटा और बचा हुआ केक उसकी माँ ने गरीब बच्चों में बांट दिया। शालू ने उन गरीब बच्चों के साथ मिलकर पटाखे जलाए और अपना नया साल मनाया। सीतापुर गांव में भोला अपनी पत्नी रानी के साथ रहता है। भोला के पास खेती की कुछ जमीन भी थी, पर उस पर खेती करके बहुत ही मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। भोला के पास एक गाय थी। वो अपनी गाय को बहुत प्यार करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी रानी से कहता है, अब तो जल्दी है हमारी गायें ब्याने वाली हैं। हाँ, अब तो जल्दी ही गाय दूध भी देने लगेगी। कम से कम घर का कुछ खर्चा तो सही से चलेगा अब। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। कुछ दिनों के बाद भोला की गाय एक बछिया को जन्म देती है, पर बछिया को देखकर वो चौंक जाते हैं। अरे देखो रानी, ये हमारी गाय का बच्चा कैसा है, इसके तो 2 मुंह है। हाँ जी, मैंने तो पहली बार ऐसी बछिया देखी है। देखी तो मैंने पहली बार है। हाँ, पर पता नहीं कि जिंदा रहेगी या नहीं। सुना है कि ऐसे जानवर कम ही जिंदा रहते हैं। हाँ, हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा इस बछिया का, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो गाय भी दूध देना बंद कर देगी, ये बात ध्यान रहे। हाँ, पर पहले आप किसी डॉक्टर को बुला लो और इस बछिया को दिखा दो। भोला जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर आकर बछिया का चेकअप करता है और कहता है, देखो भोला, अभी तो तुम्हारी बछिया बिल्कुल स्वस्थ है, पर तुमको इसकी बहुत देखभाल करनी होगी, वरना आगे इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर के जाने के बाद भोला अपनी पत्नी से कहता है, सुना ना तुमने क्या कहा डॉक्टर ने, हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना होगा। ठीक है जी। अब भोला और उसकी पत्नी राधा उस 2 मुंह वाली बछिया का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। दिन ऐसे ही बीतते गए और अब वो छोटी सी बछिया बड़ी हो गई थी। भोला की 2 मुंह वाली गाय हर दूसरे दिन बीमार ही रहती थी। उसके इलाज के लिए भोला ने कर्जा भी लिया था और अब कर्जे की रकम भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन भोला अपनी पत्नी रानी से कहता है, ये 2 मुंह वाली गाय जब से हुई है तब से ये हर दूसरे दिन बीमार ही रहती है। कितना पैसा खर्च कर चुके हम इस पर फिर भी ये सही नहीं हो रही है। हाँ, अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी है। हाँ, तो आपको तो पहले ही गांव वालों ने बोला था कि इसको मार दो, पर आपने किसी की कहाँ सुनी। बस करो रानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, चुप हो जाओ। नहीं जी, आप गुस्सा मत होइए, मैं तो बस आपको परेशान देखकर ऐसा कह रही हूँ। भोला अपनी पत्नी रानी की ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रात भर वो यही सोचता है कि इस 2 मुंह वाली गाय का वो क्या करे, और रात भर वो ठीक से नहीं सो पाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह वो जल्दी उठकर अपनी 2 मुंह वाली गाय के पास जाता है और उस 2 मुंह वाली गाय को खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी उसकी पत्नी रानी उसको रोककर पूछती है, अरे आज आप सुबह सुबह इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, वो मैं सोच रहा हूँ आज इसको थोड़ा ताजी ताजी घास खिला कर लेकर आऊं। हाँ ठीक है, ले जाओ, पर घर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर भोला अपनी 2 मुंह वाली गाय को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल के बीच में पहुंचकर वो उसको एक पेड़ के नीचे घास खाने के लिए छोड़ देता है और वहीं पास में बैठ जाता है और सोचने लगता है, इस गाय को यहीं पर छोड़ देता हूँ, यहाँ पर काफी अच्छी घास है, यहाँ पर यह घास खा सकती है। अब मैं और ज्यादा इस 2 मुंह वाली गाय की सेवा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी देर उस गाय के पास बैठकर भोला उस गाय को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो घर आता है तो उसकी पत्नी रानी उससे पूछती है, अरे वो गाय कहाँ गई हमारी? उस गाय के बारे में मुझसे कोई सवाल मत करो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ बाद में। ऐसा कहकर भोला घर से बाहर चला जाता है। घर आकर भी भोला घर के बाहर ही बैठा रहता है। उस दिन ना तो उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया और ना किसी से कोई बात की। वो चुपचाप बैठा अपनी उस 2 मुंह वाली गाय के बारे में ही सोचता रहा। अपनी उस 2 मुंह वाली गाय के बारे में सोच सोचकर वो बहुत ही बेचैन हो जाता है और वो भागकर वापस जंगल की तरफ जाता है जहां उसने अपनी 2 मुंह वाली गाय को छोड़ा था। अपनी गाय को वहीं खड़ा देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मुझे माफ कर देना गौ माता, मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ ऐसा किया। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो मैंने आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं आपकी खूब सेवा करूंगा।
ऐसा कहकर भोला अपनी दो मुंह वाली गाय को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। रुको, रुक जाओ बालक। जंगल में किसी की आवाज सुनकर भोला डर जाता है और डरते डरते पूछता है। कौन है यहाँ? जैसे ही भोला पूछता है तभी उसके सामने एक देवी प्रकट होती है और कहती है, मैं वन देवी हूं। मैंने तुमको इस गाय को यहाँ छोड़ते हुए देखा और उसके बाद तुमको इस गाय को यहाँ वापस आकर ले जाते हुए भी देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? भोला वन देवी को अपने दो मुंह वाली गाय की सारी बातें बता देता है। भोला की बात सुनकर वन देवी कहती हैं, देखो वत्स, तुम एक बहुत ही भले इंसान हो, तुम बहुत ही दयालु हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो वापस नहीं आता। तुमने वापस आकर अपने दयालु होने का प्रमाण दिया है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसकी देखभाल करूंगा। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। तुम चिंता मत करो वत्स, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। उसके बाद वन देवी उस दो मुंह वाली गाय को सोने की गाय में बदल देती है और कहती हैं, ये लो वत्स, ये गाय अब कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। मैंने इस दो मुंह वाली गाय को सोने की जादुई गाय में बदल दिया है। अब इस दो मुंह वाली गाय के एक मुंह से सोने के सिक्के और दूसरे मुंह से चांदी के सिक्के निकलेंगे। भोला वन देवी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी दो मुंह वाली गाय की तरफ देखकर कहता है, क्या आप सच कह रही हो? मेरी दो मुंह वाली गाय अब सोने की हो गई है? हाँ वत्स, ये सच है। और हाँ, अब से तुम्हारी गाय गोबर भी सोने का ही देगी। क्या? ये गोबर भी सोने का ही देगी? आपने मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। मैं इसके इलाज पर बहुत सारे पैसे खर्च चुका हूँ और मैंने बहुत सारा उधार लिया था। अब मैं अपना सारा कर्ज भी उतार पाऊंगा। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है। अपनी दो मुंह वाली सोने की जादुई गाय को लेकर भोला घर आता है। घर के बाहर बांधकर भोला घर के अंदर जाता है। उसको देखकर उसकी पत्नी रानी कहती है, कहाँ चले गए थे आप, वो भी इतनी घबराहट में? मैं तो डर ही गई थी। भोला अपनी पत्नी रानी को गाय को जंगल में छोड़ने की बात बताता है। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी रानी कहती है, अच्छा, तभी आप सुबह से चुपचाप बैठे थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। अब कहाँ है गाय? अरे, अब वो कोई साधारण गाय नहीं है। मतलब? चलो मैं तुम्हें सोने की जादुई गाय दिखाता हूँ। सोने की जादुई गाय? आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कहकर भोला रानी को ले जाकर अपनी दो मुंह वाली सोने की गाय दिखाता है। गाय को देखकर रानी चौंक जाती है और कहती है, ये गाय तो दो मुंह वाली है, हमारी गाय है, और ये सोने की कैसे हो गई? भोला रानी को वनदेवी वाली सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर भोला की पत्नी रानी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सुनो जी, अब तो हम गरीब नहीं रहेंगे, हमारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा। क्या ये सच है जी जो आप कह रहे थे? हाँ, सही कहा तुमने, और जो मैंने कहा था वो भी सच है। रुको, मैं अभी दिखाता हूँ तुमको। ऐसा कहकर वो उस दो मुंह वाली सोने की गाय से हाथ जोड़कर कहता है, हे गोमाता, मुझे चांदी और सोने के सिक्के चाहिए। ऐसा सुनते ही गाय के एक मुंह से सोने के सिक्के और एक मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी वो सब सिक्के इकट्ठे कर लेती है और कहती है, हे भगवान, इतने सारे सिक्के! मैंने आज से पहले इतने सिक्के नहीं देखे। तूने क्या? मैंने भी नहीं देखे। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के देख पाएंगे। ये सब हमारी इस दो मुंह वाली गाय की वजह से ही हुआ है। अब तो रोज देखने की आदत डाल लो। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन भोला वो सोने और चांदी के सिक्के लेकर शहर जाता है और वहां जाकर उनको बेचकर पैसे ले आता है। उसके बाद उनका जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है। कुछ दिन बाद वो जमींदार के पास जाकर उसको सारे पैसे दे देता है। जमींदार पैसे तो ले लेता है, पर सोच में पड़ जाता है। ये इस भोला के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं? इसके पास तो पैसे थे ही नहीं। कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर जमींदार भोला के जाने के बाद अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे भेजता है और ये पता लगाने को बोलता है कि भोला के पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसके आदमी भोला के पीछे पीछे उसके घर जाते हैं और छुपकर उस पर नजर रखने लगते हैं।
वो लोग भोला को उसकी 2 मुंह वाली सोने की गाय से सोने और चांदी के सिक्के मांगते हुए देख लेते हैं। उसके बाद वो लोग जाकर जमींदार को सारी बात बता देते हैं। उनकी बातें सुनकर जमींदार कहता है, अच्छा, तो ये राज है पैसों का। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक दिन गांव में मुझसे भी बड़ा आदमी बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ, जाकर उसकी 2 मुंह वाली गाय को उठाकर मेरे पास ले आओ। उसके आदमी रात के अंधेरे में भोला के घर जाते हैं और गाय को चुराने की कोशिश करते हैं, पर वो गाय उन लोगों को अपनी सींगों से मारने लगती है। वो लोग गाय को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते और वापस जमींदार के पास जाते हैं। उसके बाद वो उन लोगों के साथ भोला के घर जाता है। वहां जाकर वो अपने आदमियों से भोला को पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग भोला को पकड़ लेते हैं और जमींदार उसको लेकर 2 मुंह वाली सोने की गाय के पास जाता है और कहता है, बोल, अपनी इस गाय से मुझे सोने और चांदी के सिक्के दे, वरना हम लोग तुझे मार देंगे। भोला डर के मारे अपनी गाय से कहता है, हे गोमाता, इन लोगों को सोने और चांदी के सिक्के दे दो। भोला के ऐसा कहते ही गाय के एक मुंह से सोने के सिक्के और दूसरे मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। जमींदार के आदमी उन सिक्कों को बोरियों में भर लेते हैं। सिक्के मिलने के बाद जमींदार बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अब जब जब मैं कहूंगा मुझे तेरी इस गाय से सोने के सिक्के चाहिए, और अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुझे और तेरी बीवी को मार दूंगा। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। जमींदार घर जाकर जैसे ही वो सिक्कों की बोरियां खोलता है, उसमें से सोने और चांदी के सिक्कों की जगह सांप निकलते हैं। बड़े बड़े और जहरीले सांप देखकर वो लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वो सांप उन लोगों को डस लेते हैं। जहर की वजह से वो लोग मर जाते हैं। जमींदार को उसके लालच करने की सजा मिल जाती है।